अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा जी, आज के इस वीडियो लेसन में स्पेसिफिकली हम जिस एरिया की बात करने लगे हैं वो है बिजनेस वैल्यूएशन का एरिया। सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो है वो आईकेप की बुक जो है उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस बुक में आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके बिजनेस फाइनेंस डिसीशंस या स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीशन से रेलिवेंट है। इसमें से बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो आप जिसका आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी पहले से होगा, या इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं कि जिसके लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के पास पोर्टल पर पहले से मौजूद होंगे। फॉर नाउ हम जो स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आने वाले कुछ लेसन्स में डिस्कस कर रहे होंगे वो है हमारे पास बिजनेस वैल्यूएशन का एरिया। और बिजनेस वैल्यूएशन का जो एरिया है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि आईकेप का एक पैटर्न रहा है कि वो थ्योरी पर भी फोकस करने लगा है, यानी कि जो थियोरेटिकल पोर्शंस हैं या थियोरेटिकल एरिया है उससे भी रेलेवेंट आपके क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि बिजनेस वैल्यूएशन जब हम पढ़ रहे हों तो उसकी थ्योरी भी साथ में कवर हो, और बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक को इस तरह से लेकर चलें कि आपकी थ्योरी और आपकी जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी साथ में कवर हो। साथ में हम स्टडी टेक्स्ट के हर इंडिविजुअल पैराग्राफ, हर इंडिविजुअल एरिया को देखेंगे और उसकी क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन या कैसे कैलकुलेशंस हो सकती हैं इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। मजीद जैसे ही कि आप इनरोल हो जाते हैं और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप पर ऐड होते हैं तो वहाँ पर आप मुझसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, दूसरे टॉपिक्स के हवाले से भी, प्लानर के हवाले से भी कि कैसे पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। सो हम स्पेसिफिकली आज जो चीज़ एरिया जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बिजनेस वैल्यूएशन है। और बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई बिजनेस वैल्यूएशन जो है उसका आखिर क्या मकसद होता है, बिजनेस वैल्यूएशन क्यों कैरी आउट होती है और क्यों बिजनेसेस को वैल्यू किया जाता है। देखिए, आपके बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के बीएफडी के पेपर में या कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का पेपर हो उसमें आपको बिजनेसेस को वैल्यू करवाया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई एक बिजनेस है और उस बिजनेस को अगर कोई और बिजनेस खरीदने जा रहा है तो वो बिजनेस जो दूसरा बिजनेस खरीदने जा रहा है, जो खरीदता है बिजनेस वो कहलाता है एक्वायरर, और जो बिजनेस खरीदा जा रहा होता है वो कहलाती है टारगेट कंपनी। तो एक्वायरर आखिर टारगेट कंपनी को कितने रीजनेबल पैसे पे करे, क्या उसकी रीजनेबल वैल्यूएशन होनी चाहिए, इसलिए हम बिजनेसेस को वैल्यू करते हैं। तो एक रीजन जो बिजनेसेस को वैल्यू करने की है वो ये है कि जब एक एक्वायरर एक टारगेट कंपनी को कोई ऑफर प्लेस करता है, एक एक्वायरर कहता है कि भाई मैं एबीसी कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ, तो वो एबीसी कंपनी को खरीदने के लिए कितनी रीजनेबल कंसिडरेशन पे करे, इसलिए हम बिजनेसेस को वैल्यू करते हैं। सेकेंडली, जब एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने जाता है तो वो भी ये देखता है कि जो जिस कंपनी के शेयर्स परचेज करे जा रहे हैं क्या उस कंपनी के शेयर्स को ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी रेट बताया गया है उस रेट पे परचेज करना चाहिए या नहीं। सो टेक्निकली बिजनेसेस की वैल्यूएशन का एक पर्पस ये होता है कि जब बिजनेस के कुछ शेयर्स कोई और खरीद रहा हो तो वो उस बिजनेस को वैल्यू करता है और देखता है कि क्या इस शेयर्स की वैल्यू कितनी है, ये शेयर्स कितनी वैल्यू रखते हैं, इसके लिए अगर मैं कंसिडरेशन पे करूं तो मुझे क्या अमाउंट पे करना चाहिए। बिजनेसेस की वैल्यूएशन करने के लिए मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स यूज होते हैं, जिन मॉडल्स में कोई मॉडल्स डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कहलाता है, अर्निंग्स यील्ड मॉडल कहलाता है, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल होता है, फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल होता है, पी रेशियो मॉडल होता है, नेट एसेट्स वैल्यूएशन मॉडल होता है। हर मॉडल के अपने प्रोज कॉन्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। हर मॉडल अपने हिसाब से हर एक वक्त के हिसाब से रीजनेबल होता है। हमें इस चैप्टर में ना सिर्फ इस चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस करना होगा बल्कि हमें ये भी डिस्कस करना होगा कि ये मॉडल जो है वो कौन सी सूरत हाल में हमें अप्लाई करने चाहिए। अगर कोई बंदा किसी कंपनी के 10 या 5 या 15 या 20% शेयर्स खरीदता है तो कौन सा मॉडल रीजनेबल है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद रही है तो कौन सा मॉडल एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर एक कंपनी खरीदने वाली उसका मकसद ये है कि वो दूसरी कंपनी खरीद कर और उसके सारे एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देगी तो किस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को खरीद रही है और खरीदने के बाद उस कंपनी को वो लॉन्ग टर्म चलाती रहेगी, यानी कि अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ मर्ज करेगी और वो आगे चलाती रहेगी, तो कौन सा मॉडल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, ये सारी डिस्कशंस हम जो है वो कर रहे होंगे।
अच्छा, तो हमारे पास बिजनेस वैल्यूएशन का जो टॉपिक है, इसमें जो बातें हमें डिस्कस करनी है, जो पढ़नी है, उसमें है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। यानी कि बिजनेस वैल्यूएशन का क्या नेचर होता है, क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है, जो मकसद मैंने अभी आप लोगों को बताया। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स, कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स। इसमें आपके पास एक फेमस आसान सा जो मेथड आता है वो है नेट एसेट्स वैल्यूएशन बेसिस या नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स। कुछ ऐसे वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं जिसमें मैं कंपनी की अर्निंग्स को, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, कंपनी के ईपीएस को इस्तेमाल कर कर और उस बिजनेस के शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। इन मॉडल्स को हम इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स कहते हैं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल्स, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो ये कहता है कि एक कंपनी के शेयर की जो रीजनेबल या मुनासिब प्राइस होती है वो उसके फ्यूचर वाले डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू होती है। इसके बाद है कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड्स। कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड्स में जनरली दो तरह के मेथड्स आते हैं। एक कहलाता है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल और एक कहलाता है फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल। तो इन दोनों मॉडल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों मॉडल्स की बेसिस ये है कि फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट कर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं और जितनी प्रेजेंट वैल्यू बन रही होती है वो हम उसके कंपनी के शेयर्स के पे करने के तैयार होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा देखिए, हमारी कंपनी में या किसी भी कंपनी की अगर बात करें तो दो तीन तरह की चीजें होती हैं। एक है इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक डेट यानी कि उधार या लोन होता है। तो हम फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे कि अगर कोई डेट है, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। एंड फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इसमें तीन तरह की मार्केट्स आती हैं, वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ये हमें ये बताता है कि किस तरह से किसी भी कंपनी के शेयर्स जो है ना वो रिएक्ट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन पर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंपनी का शेयर है और वो शेयर जो है वो 5 रुपए का है। अब उस कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन जो है वो जारी करी, इशू करी कि भाई कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स में गई है और कंपनी एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उसको मिला है, वो अंडरटेक करने लगी है और उसकी वजह से कंपनी का आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उस शेयर जो आपने जो 5 रुपए का शेयर लिया था उसकी वैल्यू में भी 6 या 7 या 8 या 9 रुपए हो जाएगी। अब ये किस वक्त 9 रुपए होगी? क्या उस वक्त जब कंपनी के डायरेक्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है? क्या उस वक्त जब उन्होंने शेयर होल्डर्स को बताया कि भाई हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है? और यहाँ पर एक और चीज, जो एक और एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है इनसाइडर इंफॉर्मेशन का। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी के जो हायर लेवल की मैनेजमेंट होती है उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि जो सिर्फ उन्हीं को पता होती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का शेयर मार्केट में 35 रुपए का है। आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन अभी है जो आप 7 या 8 दिन बाद लोगों को पब्लिकली बताओगे। और जैसे ही आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को पहुंचेगी तो वो इतनी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है कि उस शेयर की प्राइस 35 से वो 45 हो जाएगी। यानी कि 10 रुपए उस शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब जब तक आपने वो इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं बताई, वो आपके लिए एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो शेयर की जो प्राइस है वो कब इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट अपने अंदर जज्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि अगर तो वो फॉरेन एब्जॉर्ब करती है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं रह सकती है। अगर वो देर से इंफॉर्म होती है, अगर वो देर से रिफ्लेक्ट करती है शेयर प्राइस, तो उसके बीच एक इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिमेंट आ जाता है। तो ये जो आखिरी चीज है जिसको हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या ईएमएच कहते हैं, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है और इसमें हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उसको कैसे टैकल किया जाता है या किस मार्केट पे हम उसको टैकल कर सकते हैं। और तीन तरह की मार्केट्स हम डिस्कस करेंगे, वीक फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म और सेमी स्ट्रांग फॉर्म। आगे लेकर चलते हैं अपनी डिस्कशंस को। सबसे पहले मेरा जो देखिए फोकस होगा वो ना सिर्फ कंप्यूटेशनल एरिया होगा बल्कि थ्योरेटिकल एरिया भी होगा। क्योंकि रिसेंटली जो आईकेप के हमने ट्रेंड देखे हैं, पास पेपर्स देखे हैं, उसमें हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, वो चीज़ ये चीज़ देखी है, ये चीज़ नोट करी है कि आईकेप थ्योरी पर भी अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप पिछली अटेम्प्ट का ही पास पेपर उठा लें तो आपको उसमें अंदाज़ा होगा कि आईकेप जो है ना सिर्फ आपसे कंप्यूटेशन पूछ रहा है बल्कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको सफिशिएंट थ्योरेटिकल नॉलेज हो, सफिशिएंट थ्योरी मालूम हो, आप वहां पर जाकर अपना आंसर लिख सकें, ड्राफ्ट कर सकें। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो बिल्कुल कंप्यूटेशनल एरिया पर ही फोकस करते हैं
उनको थ्योरी का कुछ भी नहीं पता होता और पेपर में जाकर वो सिग्निफिकेंटली इस चीज पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, देखिए हमारा एम बिल्कुल जो है वो इस तरह से होगा कि हम थ्योरी और कंप्यूटेशनल एरिया को साथ साथ लेकर चलें। कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जो पढ़ें वो रेलेवेंट पढ़ें और फिर उसको पास पेपर्स में इंशाल्लाह अप्लाई करें। अच्छा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन में दो चीजें हैं। रीजंस फॉर बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस को क्यों वैल्यू किया जाता है, और वैल्यूएशन मॉडल्स यानी कि मुख्तलिफ वैल्यूएशन के जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं। The purpose of business valuation is to determine the economic or fair value of a business or a company for a variety of reasons such as sales value, establishing partnership, partner ownership, taxation, and matrimonial. Several methods of valuing a business exist such as DCF, market capitalization, earning multiple, book values, etc. Ideally, the value is calculated in a range at a valuation date with a combination of different methods. The value calculated by primary valuation methods such as DCF are validated by secondary valuation methods. अच्छा, अब देखें, होता कुछ इस तरह से कि लेट से मुझे एक पर्टिकुलर बिजनेस खरीदने जाना है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर बिजनेस खरीदने जाना है तो मैं कहलाऊंगा एक्वायरर, और जिस बिजनेस को मैं खरीद रहा हूं उस बिजनेस को हम कहेंगे टारगेट कंपनी। अब जब मैं उस टारगेट कंपनी को खरीदने जाऊंगा तो मैं पहले ये मालूम करूंगा कि आखिर मैं उसके लिए क्या फेयर कंसिडरेशन पे करूं। क्या उसको खरीदने के लिए 2 मिलियन रुपए पे करना सही है, क्या उसको खरीदने के लिए 5 मिलियन रुपए पे करना सही है, क्या उसको खरीदने के लिए 10 मिलियन रुपए पे करना सही है, कितनी वैल्यू मुझे स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कंपनी की खरीदने के लिए कंसिडरेशन के तौर पर पे करनी चाहिए। अब इसमें मैं ये देखूंगा कि मैं जिस कंपनी को खरीदने जा रहा हूं तो मेरा मकसद क्या होगा। नंबर वन, मैं एक कंपनी खरीदूंगा और उसके सारे एसेट्स को डिसमेंटल कर कर और मार्केट में बेच दूंगा। यानी कि मैंने एक चलती हुई कंपनी खरीदी या एक बंद कंपनी खरीदी, मैंने उसमें 100 एसेट्स थे, उन 100 एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर डिस्पोज ऑफ कर दिया और कुछ कमा लिया। शायद मैंने ओनर को 100 रुपए पे किए, उसके सारे एसेट्स टेक ओवर कर कर और 102 रुपए में बाजार में बेच दिए। इस केस में मेरा जो पर्पस था, मेरे जो पर्पस था उस बिजनेस को खरीदने का, वो ये नहीं था कि मैं उसको चलाता रहूंगा या मैं उसको कंटिन्यूएशन में हमेशा तक ऑपरेट करूंगा या मैं उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस से प्रॉफिट्स कमाऊंगा फ्यूचर में। इस केस में मेरा पर्पस ये था कि मैं एक कंपनी को खरीदकर उसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करूंगा, और अगर मैं इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करूंगा तो आगे आने वाले प्रॉफिट से मैं कंसर्न नहीं था, आगे आने वाले डिविडेंड से मैं कंसर्न नहीं था, आगे आने वाले अर्निंग्स या कैश फ्लो से मैं कंसर्न नहीं था, बल्कि मुझे ये देखना था कि भाई इस एसेट्स को बेचकर मैं कितने कमा सकता हूँ। ये एक तरीका हो सकता है। अब जब ऐसा होता है कि आपकी इंटेंट ऐसी हो, किसी भी सवाल में या किसी भी जगह पर आपकी इंटेंट इस तरह की लिखी हुई हो कि सवाल बोले कि जी आप एक कंपनी खरीदकर और उसके एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दोगे, तो फिर हमारे पास जो सबसे रीजनेबल मेथड होता है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मेथड होता है। और मैं जरा उसकी एक छोटी सी आप लोगों के सामने जो है वो मिसाल यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, देखो पर्पस नंबर वन क्या हो सकता है। पर्पस नंबर वन आप ये कह सकते हो कि आप एक बिजनेस को खरीदोगे और उसके सारे एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर कर कुछ अर्निंग्स करोगे। ठीक है जी, इस केस में हम यूज करते हैं नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, नेव मेथड। नेट एसेट्स वैल्यूएशन कैसे आती है, ऑल एसेट्स, कंपनी के सारे एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज, कंपनी की सारी लाइबिलिटीज इसमें से हम माइनस कर देंगे, और फिर जो वैल्यू बनेगी वो नेव या नेट एसेट्स वैल्यू कहलाएगी। अच्छा, नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड में भी तीन तरीके होंगे। एक होगा बुक वैल्यू मेथड, एक होगा रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, एक होगा रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ठीक है जी, लेट्स से मैं एक कंपनी को खरीदने जा रहा हूं और उसकी बिजनेस, उसकी जो बैलेंस शीट है उस पे जितने भी एसेट्स हैं, सारे एसेट्स उनकी वैल्यू आ रही है 500, और उसकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी उसकी लायबिलिटीज हैं उसकी वैल्यू आ रही है 200। इस हिसाब से ये उसकी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू है, SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
यानी कि जो बैलेंस शीट है उस पर उसकी जो बुक वैल्यूज आ रही हैं ये वो बुक वैल्यूज है। ठीक है, जो बुक वैल्यूज आ रही है उसमें 500 रुपए के एसेट्स हैं, जो बुक वैल्यूज आ रही है उसमें 200 रुपए की लाइबिलिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि नेव या नेट एसेट्स वैल्यूएशन इस कंपनी की कितनी है, 300 है। ये वाला मेथड कहलाता है नेव, नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड ऑफ वैल्यूइंग अ कंपनी और अ बिजनेस बेस्ड ऑन इट्स बुक वैल्यू। ठीक है। अच्छा, बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा हुआ था 500 रुपए के एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे लिखा हुआ था 200 रुपए की लाइबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से 500 माइनस 200 यानी कि 300 रुपए इसकी नैव बनी, नेट एसेट्स वैल्यू बनी। ये मेथड जो है इतना ज्यादा प्रेफर्ड नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर जो बुक वैल्यूज होती हैं वो उन एसेट्स की रियल वैल्यू नहीं होती है। यानी कि अगर लेट से मेरी बुक्स में या मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेरी मशीनरी के फिक्सर्स फिटिंग्स और एसेट्स की वैल्यू अगर 500 लिखी हुई आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी वो सही हकीकी वैल्यू है या उस वक्त की वैल्यू है जिस वक्त मैं उस बिजनेस को खरीद रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कोई कार हो, कोई फर्नीचर हो जिसकी रियल वैल्यू कुछ और हो और बुक वैल्यू कुछ और हो। हाउएवर ये एक मेथड है जिसके जरिए हम कंपनी की एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज। अब यहां पर रिप्लेसमेंट और रियलाइजेबल वैल्यू का काम आता है। अब यहां पर रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है और रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, चले हम पहले रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस पर चलते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि नेव में ही, नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड में ही एक चीज कहलाती है रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। अच्छा, रियलाइजेबल वैल्यू किस चीज को कहते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब मैं एसेट्स को बेचूंगा तो मैं कितने कमाऊंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन मैं जाकर बाजार में बेचूंगा तो 40,000 रुपए का बिकेगा। ये उस मोबाइल फोन की रियलाइजेबल वैल्यू है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप मैं बाजार में जाकर बेचूंगा तो 50,000 रुपए का बिकेगा। ये उस लैपटॉप की रियलाइजेबल वैल्यू है। तो रियलाइजेबल वैल्यू के मेथड में होता यह है कि जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं ना, उनकी बुक नहीं बल्कि उनकी रियलाइजेबल वैल्यू ली जाती है। मान लो लेट से एसेट्स की जो बुक वैल्यू थी ना वो तो 500 थी, लेकिन इनकी जो रियलाइजेबल वैल्यू थी, जब मैंने मार्केट में ये पूछा कि भाई ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, अगर मैं बेचने जाऊं तो कितने पैसे मिलेंगे, मुझे पता चला कि इनकी रियलाइजेबल वैल्यू वाज 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। लेट्स एज्यूम कि इन जितने भी एसेट्स थे जिनकी बुक वैल्यू 500 आ रही थी, उनको जब मैं रियलाइज करने जाऊंगा तो मेरा अंदाजा है कि 500 नहीं मिलेंगे मुझे, बल्कि 500 का 90% यानी कि 450 रुपए मिलेंगे। तो ये इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी। लेट्स एज्यूम कि जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी रियलाइजेबल वैल्यू 200 ही है। फॉर सिंप्लिसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं नेव मेथड अप्लाई करता हूं, नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, यानी कि ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज वाला मेथड, बेस्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यूज, तो मैं ये कहूंगा कि इसका नेव बेस्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यूज है ना वो 250 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं, गौर से सुनिएगा, अगर मैं ये बिजनेस पूरा खरीद लेता हूं, अगर मैं ये बिजनेस पूरा खरीद लेता हूं और इसके सारे एसेट्स को बाजार में इंडिविजुअली बेचता हूं और सारी लायबिलिटीज को सेटल करता हूं, तो एसेट्स बिककर 450 देंगे, 200 रुपए लायबिलिटी में चले जाएंगे और 250 बच जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका पर्पस ये होता है कि आप सामने वाला बिजनेस खरीद कर और उसके इंडिविजुअल एसेट्स को बाजार में इंडिविजुअली बेचने जाओगे, तो आप अपने पास रियलाइजेबल वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करते हो। ये वाला मेथड कब इस्तेमाल होता है? जब आपका पर्पस ये है कि आप जो है ना वो यू विल सेल ऑल एसेट्स इन द मार्केट वन बाय वन। आप एक बिजनेस को, एक चलते हुए बिजनेस को खरीदोगे, उस चलते हुए बिजनेस को खरीद कर उसके जितने भी एसेट्स हैं उसको बाजार में बेचोगे। तो आपने हिसाब लगाया कि यार 450 रुपए मुझे मिलेंगे और 200 रुपए जो है वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में लगेंगे। अब आप सामने वाली जो टारगेट कंपनी है उसको मे भी ऑफर कर सकते हो कि भाई 230 रुपए में अपना बिजनेस बेच दो, 220 रुपए में अपना बिजनेस बेच दो, 240 रुपए में अपना बिजनेस बेच दो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 250 रुपए मिल जाएंगे अगर मैं इसके सारे एसेट्स को मार्केट में बेचता हूं।
अगर आपका पर्पस ये है कि आप सामने वाली कंपनी को खरीदेंगे और उसके बाद उसके एसेट्स को डिसमेंटल कर कर बेच देंगे, तो आप नैव नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड विद रियलाइजेबल वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, फिर एक और होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड क्या है? ये भी अगेन नैव की बेसिस पर है। इसमें ऑल एसेट्स किस तरह से आएंगे? देखें, रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझते हैं कि रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये है कि मैंने अपनी कोई चीज जो है वो मेरे पास है, वैसे ही मैं अगर बाजार से खरीदूंगा तो कितने की आएगी। मिसाल ले लें कि लेट से मेरे पास एक मोबाइल फोन है। ठीक है, गौर से सुनिएगा, तीन टर्म्स में आपको सिखाता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैंने आज से 3 साल पहले 40,000 का खरीदा था। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैंने आज से 3 साल बाद 3 साल पहले 40,000 रुपए का खरीदा था। ये इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू कहलाएगी, ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। मैंने 3 साल पहले 40,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा, 40,000 रुपए हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। मैं ये मोबाइल फोन बेचने जा रहा हूं, मैं ये मोबाइल फोन बेचने जा रहा हूं तो मुझे 25,000 रुपए मिल रहे हैं। मैं ये मोबाइल फोन बेचने जा रहा हूं तो मुझे ये 25,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर मैं ये मोबाइल फोन मार्केट में बेचता हूं तो 25,000 रुपए मिलते हैं। ये इस मोबाइल फोन की रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी, यानी कि बेचेंगे तो क्या मिलेगा। और मैं ऐसा ही बिल्कुल सेम कंडीशन का मोबाइल फोन अगर बाजार से खरीदने जाता हूं तो 28,000 रुपए का मिल रहा है, 28,000 का मिल रहा है। डिफरेंस क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू में जब मैं एसेट को बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिप्लेसमेंट वैल्यू में क्या मतलब है, जब मैं इस एसेट को खरीदूंगा। एक में है रियलाइजेबल वैल्यू में बेचूंगा तो 25,000 मिल रहे हैं मोबाइल फोन बेचकर, ये इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। लेकिन ऐसा ही मोबाइल फोन अगर बाजार से खरीदूंगा तो मुझे 28,000 का मिल रहा है, ये इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू जो एसेट की होती है अमूमन आमतौर पर वो रियलाइजेबल वैल्यू से ज्यादा होती है। इसलिए क्योंकि जब आप बाजार में अपना एक एसेट बेचने जाते हो तो खरीदार उसको कम पैसों में खरीदता है और उसी में अपना कुछ प्रॉफिट ऐड कर कर किसी और को ज्यादा वैल्यू में बेचता है। अब लेट से आप ये सोच रहे थे कि भाई ये एक बिजनेस है और ऐसा ही बिजनेस मुझे बनाना है। तो आपने उस बिजनेस के एसेट्स देखे, उस बिजनेस के एसेट्स की टोटल वैल्यू थी 500। और आपको ऐसा लगा कि यार अगर मैं खुद ऐसा ही बिजनेस इस्टेब्लिश करूंगा, अगर मैं ऐसा ही बिजनेस जिसमें यही एसेट्स हो तकरीबन मोर और लेस मैं खुद इस्टेब्लिश करूंगा ना, तो मुझे ये एसेट्स बाजार से जब मैं खरीदने जाऊंगा तो इसकी एस ऑफ एफ पी पे जितने रुपए के आ रहे हैं उससे 10% महंगे में मिलेंगे, लेट से वो 550 के मिलेंगे। और ऑल लाइबिलिटीज क्या है? ऑल लाइबिलिटीज मेरे पास जो है वो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वही है, सेम है, यानी कि 200 है। तो इस केस में आपके पास जो नेट एसेट्स वैल्यूएशन होगी बेस्ड ऑन रीप्लेसमेंट वैल्यूज, बेस्ड ऑन रीप्लेसमेंट वैल्यू, वो होगी 350। ठीक है। अब ये कब काम आता है सर? देखें, ये तब काम आता है जब आप ऐसा ही बिजनेस बनाना चाहते हो, रेप्लिकेट करना चाहते हो, डुप्लीकेट करना चाहते हो, जैसा एक कंपनी चल रही है वैसा। अब आपको पता चला कि यार ये जो बिजनेस है, ऐसा ही बिजनेस अगर मैं खड़ा करूंगा, यही एसेट्स खरीदूंगा और अपने बिजनेस में लगाऊंगा, तो मुझे नेट ये बिजनेस 350 का पड़ेगा। क्यों ना मैं इस बिजनेस को खरीद लूं। अब मुझे ये, मैं अगर ऐसा ही बिजनेस खुद बनाऊंगा क्योंकि रिप्लेसमेंट वैल्यूज है, तो 350 का पड़ेगा। तो लेट से मैं ये सोचता हूं कि मैं इस बंदे को ऑफर कर दूं कि तुम अपना बिजनेस मुझे 320 में दे दो। अगर वो 320 में अपना बिजनेस मुझे दे देता है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं खुद बनाने बैठता तो 350 होते, ये मुझे 320 में दे रहा है तो मुझे 30 रुपए सस्ता पड़ रहा है। तो ये वाला मेथड कब हम यूज करते हैं? यू विल एस्टेब्लिश और यू इंटेंड टू स्टेब्लिश सिमिलर बिजनेस। तो आप सिमिलर बिजनेस को स्टेब्लिश करने के बजाय आप इसी से ये बिजनेस खरीद लेते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे या आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि बिजनेस वैल्यूएशन मुख्तलिफ एंगल से की जाती है। पर्पस पहले देखा जाता है कि आखिर मुझे बिजनेसेस को क्यों वैल्यू करना है, और फिर उसका तरीका डिटरमाइन किया जाता है कि अच्छा ये दुरुस्त तरीका है इस वक्त वाले केस में। तो अगर आपके किसी भी पास पेपर क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि आप कोई बिजनेस बेच रहे हो, या आपकी इंटेंशन ये है कि कोई चलता हुआ बिजनेस खरीद कर बेचोगे, या आपकी इंटेंशन ये है कि जैसा बिजनेस बाजार में मिल रहा है, चल रहा है कोई पर्टिकुलर, उसको रेप्लिकेट करोगे तो उसके अगेंस्ट क्या कंसिडरेशन पे करोगे, तो आपने ये मेथड जो है वो खुद से डिटरमाइन करने होंगे। ठीक है। और उस हिसाब से आप अपनी ऑफर दोगे। बहरहाल इससे तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि हमारे पास बिजनेस वैल्यूएशन के जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं
उसमें से नेट एसेट्स वैल्यूएशन मॉडल जो है वो किस तरह का दिखता है और उसमें क्या होता है। चलते हैं आगे कुछ डिस्कशंस पर। अच्छा जी, रीजंस फॉर बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस को हम क्यों वैल्यू करते हैं। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स वेरियस टेक्निक्स फॉर कैलकुलेटिंग अ वैल्यू फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। देखिए हमारे पास हमने टोटल वैल्यू निकाली थी, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते तो पर शेयर वैल्यू आ जाती और द वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनी। ठीक है। अच्छा, इक्विटी प्लस डेट यहाँ क्यों लिखा है, ये मैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म के मॉडल पर जाऊंगा तो आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर हम क्या इक्विटी प्लस डेट की वैल्यू निकालते हैं या इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं, और कंपनी को खरीदने के लिए क्या हम इक्विटी वैल्यू पे करते हैं या इक्विटी प्लस डेट की वैल्यू पे करते हैं। देर आर सेवरल रीजन वाई वैल्यूएशन माइट बी रिक्वायर्ड, क्यों वैल्यू करते हैं बिजनेस को। कोटेड कंपनीज already have a share price valuation. This is the current market price of the shares. The main reason for making a business valuation for a quoted company is when there is a takeover bid. In a takeover bid, the bidder always offers more for the shares in the target company than the current market price. A valuation might be made by the bidder in order to establish a fair price or a maximum price that he will bid for the shares in the target company. The valuation placed on a target company by the bidder can vary substantially depending on the plans that the bidder has for the target company after the takeover has been completed. वो बोलता है कि कभी कभी हम कोटेड कंपनीज की वैल्यूएशन निकालते हैं। कोटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट पर ऑलरेडी लिस्टेड है, उनकी स्टॉक मार्केट की एक वैल्यू आ रही होती है। अलबत्ता जब कोई किसी कंपनी को खरीदने जाता है तो उसके शेयर्स के लिए हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ प्रीमियम पे कर रहा हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का एक शेयर 20 रुपए का स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं 100% शेयर एक्वायर करना चाहता हूँ, तो मुझे वहां के डायरेक्टर्स को या जिनके पास उनके कुछ शेयर्स पड़े हुए उनको मनाने के लिए शायद 20 के बजाय 21 या 22 रुपए पर शेयर देना पड़ेगा। फिर उसने ये लिखा कि वैल्यूएशन के लिए ये देखा जाता है कि बिडर यानी कि एक्वायरर यानी कि जो वो उस बिजनेस को खरीद रहा है आखिर उसका पर्पस क्या है। जैसे कि हमने दो पर्पस पढ़े, एक पर्पस ये हो सकता है कि मैं वैसे ही बिजनेस रेप्लिकेट कर कर चलाना चाह रहा हूँ, मैं उस ऐसे बिजनेस को खरीद कर बेचना चाह रहा हूँ, या मैं उस बिजनेस को खरीद कर और उसके ऑपरेशंस को लॉन्ग टर्म में चलाऊंगा, तो क्या होगा ये भी आगे आएगा। बहरहाल मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें हम एक कोटेड कंपनी की भी वैल्यूएशन निकालते हैं, ऑल्दो उसके स्टॉक मार्केट पे शेयर्स की वैल्यू मौजूद होती है, मगर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि अगर वो 100% शेयर्स बेच रहे हैं तो आपसे स्टॉक मार्केट वैल्यू के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लें। अनकोटेड कंपनीज, फॉर अनकोटेड कंपनीज अ बिजनेस वैल्यूएशन मे बी कैरिड आउट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अगर कोई अनकोटेड कंपनी है तो उसके लिए बिजनेस की वैल्यूएशन क्यों होती है। Company might be converted into a public limited company with the intention of launching it on the stock market. When a company comes to the stock market for the first time, an issue price for the shares has to be decided. एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड होने जाती है, एक अनकोटेड कंपनी कोटेड बनने जाती है, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने जाती है और स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहती है, तो वो ये मालूम करना चाहती है कि रीजनेबल प्राइस क्या होगी। When shares in an unquoted company are sold privately, the buyer and seller have to agree a price. एक बंदा दूसरे बंदे से जब एक अनकोटेड कंपनी का शेयर खरीद रहा होता है तो उसको ये मालूम करना होता है कि उस शेयर के लिए जो बायर है वो क्या प्राइस पे करे सेलर को। When there is a merger involving unquoted companies, एक अनकोटेड कंपनी दूसरी अनकोटेड कंपनी को खरीद रही है तो जाहिर सी बात है मुझे ये वैल्यू निकालनी होगी कि कितने पेमेंट करूं। When a shareholder in an unquoted company dies, a valuation is needed for the purpose of establishing the tax liability on his estate. और अगर कोई शेयर होल्डर जो है वो इंतकाल कर जाता है तो हमें उसकी कैपिटल गेन टैक्स या सीजीटी निकालने के लिए, कैपिटल गेन निकालने के लिए उस शेयर्स की वैल्यू करनी पड़ती है। अच्छा, वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं उसमें से हमने अभी जो मेथड डिस्कस किया था वो एक एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि इनकम बेस्ड या मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स भी हैं और फिर कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक्स भी हैं। इन सारी टेक्निक्स का हमें वक्त के साथ साथ आइडिया लेना होगा और फिर जब हम आइडिया ले लेंगे तो हम इसको रीजनेबल लेवल तक जो है वो समझ भी सकेंगे और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व कर कर मजीद अंडरस्टैंडिंग के पास भी जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेसन में हम बिजनेस वैल्यूएशन को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हमने बिजनेस वैल्यूएशन क्यों करनी है ये पढ़ा और साथ में ये पढ़ लिया कि नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड में मुख्तलिफ मेथड्स क्या हो सकते हैं। आने वाले लेसन में इंशाल्लाह इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।